जिसका मतलब होता था स्टमक। फिर हमने देखा इंटेरॉन, इंटेस्टाइन, पल्मोन, लंग्स, हिपर, लीवर और भी कई सारे वर्ड देखे है ना। जैसे कार्डियक या कार्डियो वर्ड हम लोग किससे रिलेटेड इस्तेमाल करते हैं, हार्ट से रिलेटेड। तो इससे हमने पता किया कि एक डिसऑर्डर था कार्डियोमेगाली। कार्डियोमेगालिक डिसऑर्डर कैसे है भाई, क्योंकि उसमें हार्ट का साइज बिग हो रहा था, नाम से पता चला। कार्डियो बोले तो हार्ट, मेगा मतलब बिग, मतलब उसमें हार्ट का साइज क्या हो रहा था, बड़ा हो रहा था। और कोई भी चीज में ऑर्डर में गड़बड़ी है ना, ऑर्डर में गड़बड़ी होना क्या कहलाता है, डिसऑर्डर कहलाता है। समझ गए बात। अगर कोई चीज का एक ऑर्डर है, मान लो इसका एक ऑर्डर है, ये साइज में बढ़ गया या साइज में छोटा हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, डिसऑर्डर कहलाएगा। समझ गए बात। तो ऑर्डर में गड़बड़ी इज कॉल्ड डिसऑर्डर। समझ गए बात। तो उससे पता चला कि जो कार्डियोमेगाली था वो क्या था, हमारा एक डिसऑर्डर था। ये सब क्लियर है। फिर हमने बोला था कि संसार का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म दो चीज करने के लिए आया, एक सरवाइव करने के लिए, दूसरा रिप्रोड्यूस करने के लिए। फिर हम बताए थे तुम लोग को सारा रीजन कि आंख दो ही क्यों है, आंख दोनों सामने, ये सामने ही क्यों है, उसी सॉकेट में क्यों है ना, तीन क्यों नहीं है, प्लस नॉस्ट्रिल्स का दो होना, फिर कान का दो होना, ये सब बात हो चुका था। आज हम लोग बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, वो टॉपिक लिंक करता है कहीं ना कहीं जाके आपके बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर से। बायोडाइवर्सिटी चैप्टर आपका चैप्टर नंबर लगभग 13 या 14 चैप्टर है, लगता है 14 या 15 चैप्टर है आपके बुक का। समझ आया बात। न्यू एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। समझ गया। न्यू एनसीईआरटी में आपका 3 चैप्टर हटा दिया गया है, लेकिन बोर्ड में चैप्टर लगातार आ रहा है। समझ गया। 16 का 16 चैप्टर आ रहा है आपका बोर्ड में, और अभी नया एनसीईआरटी देखोगे ना तो 13 ही चैप्टर है। तो हमको पढ़ना होगा 16 का 16 चैप्टर। क्लियर ये बात। अब देखो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, इससे पहले मेरा एक बात सुन लो। देखो लगभग संसार में अगर पूरे वर्ल्ड में देखो तो 17 से 18 लाख स्पीसीज है। स्पीसीज का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के जानवर या पेड़ पौधे, है ना। बताए थे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल क्या कहलाते हैं आपके, स्पीसीज कहलाते हैं। तो 17 से 18 लाख टोटल स्पीसीज है ना। कितने स्पीसीज है, 17 से 18 लाख टोटल स्पीसीज है। ये सब बहुत बच्चे पढ़ चुके हैं, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है ना। 17 से 18 लाख टोटल कितने हैं हमारे पास स्पीसीज है ना। 17 से 18 लाख स्पीसीज है। क्लियर। अब इन 17 से 18 लाख स्पीसीज का एक एक करके देखो, ये सब पढ़ा हुआ है ना। 17 से 18 लाख स्पीसीज का एक एक करके स्टडी करना आसान था या डिफिकल्ट, डिफिकल्ट। तो हमने क्या किया, और लोगों ने, साइंटिस्ट ने क्या किया कि इन चीजों को क्या किया, एक ग्रुप बनाया। क्या बनाया, ग्रुप बनाया। और ग्रुप बनाकर क्या किया, जिसके कैरेक्टर मिल रहे थे। अब ऐसा ही तो किसी को ऐसे ही रखोगे नहीं। जैसे मान लो कि 17 से 18 लाख स्पीसीज को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो भाई ये सब के सब आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, है ना। सबसे पहला बात कि जो 17 से 18 लाख ये सब के सब क्या है, तुम्हारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। देखो ये बात को अच्छे से समझना, जो स्पीसीज होता है क्या होता है, पहले मेरे बात को समझो। स्पीसीज का मतलब ऐसा मत समझ लेना कि 17 से 18 लाख स्पीसीज कहने का मतलब कि अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और जानवर। समझ गए बात। 17 से 18 लाख है। जैसे कुत्ता एक तरह का हो गया है ना, ह्यूमन एक तरह का हो गया, डॉग एक तरह का हो गया, ऐसे कई सारे लगभग 17 से 18 लाख स्पीसीज है। अब तक तुम लोग मुश्किल से 100 से 200 स्पीसीज देखे होंगे, मुश्किल से, या वो भी नहीं देखे होंगे, है ना। तो यहाँ पे तुम्हारे पास कितना 17 से 18 लाख स्पीसीज है, और इसका स्टडी करना है तो ये तो बहुत मुश्किल है ना। करते करते बहुत समय लग जाएगा। और इसके लिए क्या किया साइंटिस्ट ने, इसका स्टडी को आसान करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि 5 ग्रुप बना दिया। कितना ग्रुप बना दिया, 5 ग्रुप, जिसे हम लोग किंगडम के नाम से भी जानते हैं, है ना। कितना ग्रुप बना दिया, 5 ग्रुप बना दिया, जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, किंगडम के नाम से भी जानते हैं। और ये जो 5 किंगडम था वो देने वाले साइंटिस्ट का नाम भी याद रखना, R.H. विटेकर साहब, है ना। ये सब 11th में पढ़ चुके हो। क्या नाम था, R.H. विटेकर साहब। R.H. विटेकर साहब ने क्या किया, 5 किंगडम बनाया। सबसे पहला तुम्हारा जो है वो है तुम्हारा मोनेरा। अब जो मोनेरा बनाया, क्या मोनेरा ऐसा ही बनाया होगा कि इसमें वही ऑर्गेनिज्म को रखेंगे हम लोग जिसका क्या हो, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर हो। समझ गया बात, कि इसका क्या हो, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर हो। समझ गया बात। इसी तरह दूसरा क्या था हमारे पास, प्रोटिस्टा, है ना। दूसरा क्या है बाबू, प्रोटिस्टा। इसी तरह एक और ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा फंजाई। इसी तरह एक और ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा क्या, प्लांट। और इसी तरह एक और ग्रुप बनाया जिसका नाम क्या रखा, एनिमल। अब मेरे बात को समझते जाना। R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। एक था मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल। इन सब में से जो मोनरा है, मेरा बात को गौर से सुनना, जो मोनरा है ना, ये तुम्हारा होता है क्या, ये तुम्हारा होता है प्रोकैरियोट। कैसा होता है, प्रोकैरियोट। और बाकी जितने बचे ये सब के सब क्या कहलाते हैं, तुम्हारे यूकैरियोट कहलाते हैं, है ना। क्या कहलाते हैं, यूकैरियोट।
क्लियर है? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट में भी अगर किसी को दिक्कत है तो सिंपल याद रखना, प्रोकैरियोट मतलब कि प्रिमिटिव सेल, जो पुराने सेल जो पहले आए, समझ गए बात, और जो पहले आया वो कम डेवलप, हमेशा मेरा इस बात को याद रखना, जो पहले आया वो कम डेवलप, जो बाद में आया वो ज्यादा डेवलप, इस बात को हमेशा याद रखना, हर जगह यूज होगा, ठीक है? तो प्रोकैरियोट कम डेवलप होते हैं, यूकैरियोट ज्यादा डेवलप होते हैं, इसमें न्यूक्लियस आपका एब्सेंट होता है, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्लियर है सब? ये कुछ मेजर डिफरेंस है। तो मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोट है और बाकी जो है ये सब क्या है, यूकैरियोट है। क्लियर? अब देखो इससे फायदा क्या हुआ। अच्छा एक बात और समझ लो, मोनेरा और प्रोटिस्टा ये दोनों का दोनों तुम्हारा होता है यूनिसेल्यूलर। कैसा होता है? यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर का मतलब समझ में आता है ना, एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म, है ना? और बाकी जो तुम्हारा ये तीन बचा, ये तीनों कैसा है? मल्टी सेल्यूलर, मतलब कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कई सारे सेल के बने हो, है ना? जो कई सारे सेल के बने हो, बात समझ में आ रहा है? वैसा ऑर्गेनिज्म जो कई सारे सेल के बने हो। अब हम एक ऑर्गेनिज्म का नाम लेते हैं, तुम बताना कि वो कहाँ रखा गया है, समझ में बात? एक ऑर्गेनिज्म है, नाम भी मत समझो, वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूलर है और प्रोकैरियोट है, बताओ कहाँ रखोगे? मतलब कि तुम अच्छा ऐसे सोचो, तुम कहीं गए, मान लो जंगल में गए, है ना? अमेज़न फॉरेस्ट सबसे घना फॉरेस्ट होता है, पता है? तो वहां तुम गए और वहां तुमको एक स्पीसीज मिला, और उस स्पीसीज का तुमने जब कैरेक्टर लिखना स्टार्ट किया तो तुमने दो कैरेक्टर लिखा सबसे पहले, और उस कैरेक्टर में लिखा कि यूनिसेल्यूलर है और साथ ही साथ प्रोकैरियोट है। तो बोलो उसको तुम कहाँ ढूंढना कोशिश करोगे? उसे तुम मोनेरा में ढूंढोगे? इस सब को ढूंढने का जरूरत है? इस सब में ढूंढने का जरूरत नहीं है। तो जब हमने ग्रुप बना लिया तो चीजें आसान हुआ कि डिफिकल्ट हुआ? चीजें क्या हो गई? आसान हो गई। इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, इन 17 से 18 लाख स्पीसीज को उसके कैरेक्टर के बेस पे, उसके लेक्चर के बेस पे 5 अलग अलग ग्रुप में रख दिया, समझिए बात? और कोई भी बायोलॉजिकल ग्रुप, ये मोनेरा हो, प्रोटिस्टा हो, फंजाई हो, प्लांट हो, एनिमल हो, अभी ये सब भी अलग अलग क्लासिफाई होता है, एनिमल किंगडम में हम लोग देख चुके हैं और प्लांट किंगडम में। तो कोई भी बायोलॉजिकल ग्रुप हो उसे हम लोग टैक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्सॉन कहते हैं। तो मेरे बात को इसको याद रखना कि टैक्सॉन क्या होता है बाबू? एनी बायोलॉजिकल ग्रुप, है ना? एनी बायोलॉजिकल ग्रुप क्या कहलाता है तुम्हारा? बायोलॉजिकल ग्रुप इज कॉल्ड टैक्सॉन। कोई भी बायोलॉजिकल ग्रुप हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? टैक्सॉन कहते हैं। ये एकदम क्लियर है? अब बताओ मोनेरा क्या है? टैक्सॉन है। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल। अब देखो ये मोनेरा भी आगे जाकर दो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर जाता है, समझ गए बात? मोनेरा भी आगे जाकर दो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देता है। एक होता है तुम्हारा आर्की बैक्टीरिया और दूसरा क्या है? यू बैक्टीरिया, समझ गए बात? एक क्या होता है? आर्की बैक्टीरिया, दूसरा यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हार्श हैबिटाट में और एकदम कठोर कंडीशन में रहना जानते हैं, समझ गए बात? तो बताओ पहले कौन आया होगा, आर्की बैक्टीरिया की यू बैक्टीरिया? आर्की बैक्टीरिया, क्योंकि जब तुम एवोल्यूशन पढ़ोगे अभी तो एवोल्यूशन में तुमको ये पढ़ाया जाएगा कि लगभग 800 साल लगातार बारिश हुई है। 800 साल ज्वालामुखी लगातार फट रहे थे एवोल्यूशन के दौरान, वोल्केनिक इरप्शन लगातार हो रहा है। तो उस वक्त जो कंडीशन बन रहा होगा वो कंडीशन क्या आम कंडीशन होगा? नहीं, वो कंडीशन आम नहीं होगा, नॉर्मल कंडीशन नहीं होगा। तो वैसे कंडीशन को हम लोग हार्श हैबिटाट कहते हैं, यानी कि कठोर कंडीशन, है ना? वहां पे हॉट स्प्रिंग था, गर्म पानी का झरना था। वैसे कंडीशन में जो बैक्टीरिया, जो ऑर्गेनिज्म जी रहे थे उन्हें हम लोग आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्की बैक्टीरिया। और इनके पास क्या होता है? इनके पास एक अलग सा ही सेल वॉल होता है, बहुत हार्ड, है ना? क्योंकि देखो हार्श हैबिटाट इनको झेलना है, कठोर कंडीशन झेलना है, तो क्या चाहेगा इसका सेल, ये ऑर्गेनिज्म, ये इसका सेल क्या चाहेगा कि हम अपने बाहर कैसा लेयर रखे, थिक रखे या थिन रखे? तो इसके पास जो सेल वॉल होता है वो बहुत थिक होता है, समझ में बात? क्लियर है? और एक होता है तुम्हारा यू बैक्टीरिया, जिसे हम लोग ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, समझ में बात? यू बैक्टीरिया जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रू बैक्टीरिया। EU है ना, इसका मतलब होता है ट्रू, समझ में बात? क्लियर? ये सब यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं? तो टैक्सॉन क्या होता है? कोई भी बायोलॉजिकल ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? टैक्सॉन कहते हैं। क्लियर है एकदम? अच्छा 17 से 18 लाख स्पीसीज है हमारे पास टोटल, है ना? कितना स्पीसीज है? 17 से 18 लाख स्पीसीज। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, अच्छा 10 लाख इक्वल टू कितना मिलियन? 1 मिलियन। तो इस 17 लाख को क्या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग? 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज। ये चीज भी क्लियर है ना? 17 से 18 लाख स्पीसीज, समझ में आया बात? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज। और इसी को हम लोग कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्या कहते हैं?
बायोडाइवर्सिटी, समझिए आप बात, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी शब्द के मतलब एक बार समझ लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। अब समझना डाइवर्सिटी का मतलब पता है क्या होता है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, है ना। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, वैरायटी। ये छापना, नीचे लिखते हैं, एक ही बार छाप लोगे, यहाँ लिखते हैं ना, यहाँ लिखते हैं बायोडाइवर्सिटी, समझाते हैं यहाँ बायोडाइवर्सिटी। ये चैप्टर पूरा पढ़ना है लेकिन बेसिक समझो यहाँ। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहला सवाल देखो, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, विभिन्नता, अलग अलग प्रकार की चीज। जैसे मान लो तुम कहीं गए कोई चीज लेने, मान लो कपड़ा लेने गए, तो बोलते हो ना कि ये नहीं रेड कलर का दिखाइए, ये नहीं येलो कलर का दिखाइए, तो ये क्या हो गया, कपड़े में वैरायटी हो गया, कॉटन नहीं सिल्क दिखाइए, समझ गए बात। या फिर आप कुछ कॉपी लेने गए, तो ये नहीं स्पाइरल वाला दिखाइए, तो वो कॉपी का क्या हो गया, वैरायटी। वैसे ही क्या होगा यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है उसका मतलब क्या होता है, वैरायटी होता है। तो यहाँ पे हम लोग कपड़े का वैरायटी देखेंगे या फिर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का वैरायटी देखेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोडाइवर्सिटी नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे हम लोग किसका वैरायटी, किसका डाइवर्सिटी देखने वाले, लिविंग ऑर्गेनिज्म का डाइवर्सिटी देखने वाले हैं। समझ गए बात, क्लियर है ये बात। अब ये कितना होता है याद रखना, ये होता है तुम्हारा 17 से 18 लाख, कितना होता है, 17 से 18 लाख, है ना, बायोडाइवर्सिटी। या इसको तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो 1.7 से 1.8 मिलियन। अच्छा, एक साइंटिस्ट है, ये बात तुम लोग को बता चुके, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था रॉबर्ट में, क्या नाम था, रॉबर्ट में। याद रखना, इस पे क्वेश्चन इस बार भी आया है, रॉबर्ट में, है ना, और नीट में भी बहुत बार आ चुका है। एक साइंटिस्ट है, उसका नाम क्या था बाबू, रॉबर्ट में। रॉबर्ट में ने क्या कहा, रॉबर्ट में ने प्रिडिक्ट किया, अनुमान लगाया कि, अनुमान उन्होंने क्या लगाया कि लगभग 7 मिलियन स्पीसीज दुनिया में हो सकते हैं। कितना उन्होंने अनुमान लगाया, 7 मिलियन, है ना, 7 मिलियन। उन्होंने क्या कहा कि लगभग 7 मिलियन स्पीसीज यहाँ आपके हो सकते हैं, ये अनुमान लगाया गया। लेकिन उसमें से अभी तक कितना खोजा जा चुका है, 1.7 टू 1.8 मिलियन, समझ गए बात। उसमें से लेकिन अब तक कितना डिस्कवर है, कितने को हम लोग जानते हैं, 1.7 से 1.8 मिलियन को जानते हैं। और रॉबर्ट में ने कितना अनुमान लगाया था, 7 मिलियन स्पीसीज। याद रखने के लिए ऐसे रखना कि एक बार नीट का एग्जाम 7 मई को हुआ था, है ना, नीट का एग्जाम एक बार कब हुआ था, 7 मई को हुआ था। उससे याद रखना कि 7 मिलियन, रॉबर्ट में जहां है 7 मिलियन स्पीसीज इन्होंने क्या किया था, प्रेडिक्ट किया था। लेकिन हमने अब तक कितना ढूंढ लिया है, 17 से 18 लाख, जिसे हम लोग 1.7 से 1.8 मिलियन कहते हैं। जो ये 7 मिलियन का कितना होता है, जो ये 7 मिलियन का लगभग तुम्हारा 22% होता है ना, 22% या 21% लगभग होता है। क्लियर, ये नहीं, वो नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि रॉबर्ट मैंने कितना प्रेडिक्ट किया था, और ये पूछ सकता है कि तुम्हारा बायोडाइवर्सिटी कितना है, 17 से 18 लाख। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है भाई, इसका डेफिनेशन तो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी मतलब समझो, डाइवर्सिटी बोले तो वैरायटी, है ना, डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी, विभिन्नता, अलग अलग प्रकार की चीजें। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हम लोग किसके अंदर वैरायटी देखने वाले हैं भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वैरायटी देखने वाले हैं। यहाँ तक पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत, छापो फट से लिखने का। ये क्लियर है, देख लो एक बार रिवीजन करा देते हैं। 17 से 18 लाख स्पीसीज हमारे पास टोटल था, जिसे हम लोग बायोडाइवर्सिटी कह रहे हैं। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी या विभिन्नता। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो आपको वैरायटी दिख रहा है, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं भाई, बायोडाइवर्सिटी कह रहे हैं। एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट मैने, उन्होंने प्रिडिक्ट किया था, उन्होंने अनुमान लगाया था कि लगभग 7 मिलियन स्पीसीज होंगे। लेकिन अब तक हमने कितना ढूंढ रखा है, 17 से 18 लाख, जिसे हम लोग 1.7 से 1.8 मिलियन कहते हैं, जो कि तुम्हारा कितना होता है टोटल का, 22% होता है। टैक्सॉन क्या होता है, कोई भी बायोलॉजिकल ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, टैक्सॉन कहते हो। इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को, इस लिविंग 17 से 18 लिविंग और 17 से 18 लाख लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना मुश्किल था। तो तुम्हारे RH विटेकर साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। डायरेक्ट इन्होंने नहीं दिया, 2 किंगडम भी होता है, 3 किंगडम भी होता है, 4 किंगडम भी होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में 5 किंगडम है। क्लियर, चलिए, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कौन कौन सा भाई, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन ग्रुप में बांट दिया। कोई भी बायोलॉजिकल ग्रुप क्या कहलाता है, टैक्सॉन। मोनरा में उसे रखेंगे जिस जो कैसा होगा, यूनिसेल्युलर और प्रोकैरियोट होगा। बाकी प्रोटिस्टा में उसको रखेंगे जो यूनिसेल्युलर होगा लेकिन कैसा होगा, यूकैरियोट होगा। बाकी तुम्हारा मल्टीसेल्युलर और यूकैरियोट। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है एकदम, चलो है, क्योंकि ये भी क्या है, एक बायोलॉजिकल
ग्रुप है, समझिए आप बात। और ये कितना होता है पता है, ये लगभग तुम्हारा 10 से 12 लाख होता है। कितना? 10 से 12 लाख स्पीसीज है तुम्हारे। और इसे भी तुम क्या कहोगे भाई, इसे भी तुम कह सकते हो टैक्सॉन। क्यों कह सकते हो? क्योंकि ये भी क्या है भाई, हमारा एक बायोलॉजिकल ग्रुप है। क्लियर? कोई दिक्कत? अब देखो इस एनिमल को क्या किया, इस एनिमल को 11 अलग अलग ग्रुप में बांट दिया। कितने ग्रुप में? 11 अलग अलग ग्रुप। आप लोग को याद है 11? बोल। गलत। बोलो बोलो, याद है? गलत। देखो 11 अलग अलग ग्रुप में बांट दिया, और उस 11 का नाम आपके मुंह पे फ्लो में होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है बाबू। आप ऐसे कीजिएगा, लड़खड़ाइएगा तो फिर कहानी खत्म हो जाएगा। कंटिन्यू जो पढ़ा दिया जाए, आज का काम आज ही कर लीजिए, बढ़िया होगा। नहीं तो जैसे जैसे छोड़ते जाओगे वैसे वैसे बर्डन होते जाएगा तुम्हारे ऊपर, और जब एग्जाम आएगा 2 महीना पहले बात सोचोगे कि रिवीजन कर ले, तो तुमको ये नहीं समझ में आएगा कि हम स्टार्ट कहाँ से करें अब। और तुमको बहुत ज्यादा तो ये भी फील लगेगा कि पिछड़ा सब भूल चुके हैं। तो रिवीजन है या जो भी प्रैक्टिस हो, सब कुछ अभी से करना स्टार्ट कर देना। जब चैप्टर शुरू होगा तो हम सब कुछ देंगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन देंगे, तुम्हारा बोर्ड का पीवाईक्यू, नीट का पीवाईक्यू सब देंगे, समझ आया बात? और सब बनेगा भी, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और बहुत सारा क्वेश्चन इंशाल्लाह डायरेक्ट भी रहेगा, क्योंकि इस बार भी रहा है। तो देखो एनिमल क्या है भाई, एनिमल खुद एक टैक्सॉन है, एक बायोलॉजिकल ग्रुप है, जिसके 10 से 12 लाख स्पीसीज है। मतलब 10 से 12 लाख अलग अलग प्रकार के आपके जानवर होते हैं। क्लियर है? अब देखिए होता क्या है कि इस एनिमल को हमने क्या किया, 11 अलग अलग ग्रुप में बांट दिया। सबसे पहला आपका होता है पॉरीफेरा। क्या होता है? पॉरीफेरा, है ना। सबसे पहला क्या होता है? पॉरीफेरा। दूसरा आपका होता है सिलेंट्रेटा। क्या होता है? सिलेंट्रेटा, है ना। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा। और फिर उसके बाद आपका होता है तीसरा टीनोफोरा, है ना। तीसरा क्या है भाई? टीनोफोरा। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। फिर उसके बाद आपका आता है प्लैटिहेल्मिन्थिस। फिर उसके बाद क्या आता है तुम्हारा? एस्केलमेंथिस। देखो बायोलॉजी में स्पेलिंग आसपास भी लिख दोगे ना तो चलेगा, क्योंकि हम कल बताए थे ना ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश का खेल होता है, जिसकी वजह से कलर का स्पेलिंग COLOR कहीं देखने को मिलेगा, कहीं पे कलर का स्पेलिंग COLOUR देखने को मिलेगा, कहीं इसोफेगस ई से स्टार्ट होता है, कहीं इसोफेगस O से स्टार्ट होता है। तो ये खेल ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश का है, इसलिए ब्रिटिश ये बायोलॉजी में अगर स्पेलिंग आसपास भी लिख दोगे तो सही माना जाएगा। ठीक है? तो चलो पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटिहेल्मिन्थिस, एस्केलमेंथिस, एनालिडा, है ना। एनालिडा। उसके बाद तुम्हारा क्या आता है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। उसके बाद क्या आता है? मोलस्का। सीक्वेंस में याद रखना, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। उसके बाद तुम्हारा क्या आता है? एकाइनोडर्मेटा। अरे भाई साहब, एकाइनोडर्मेटा। उसके बाद तुम्हारा आता है हेमिकॉर्डेटा, और फिर आपका आता है कॉर्डेटा। समझे बात? तो देखो ये 11 आपके क्या है भाई, एनिमल के ग्रुप है। समझे बात? एनिमल को हमने क्या किया, 11 अलग अलग छोटे ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया। अब क्या दे भाई, पहला क्या? पॉलीफेरा, दूसरा सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। देखो याद कैसे होगा ये, इसको याद करना है तुमको 3-3 करके, जैसे यहाँ से यहाँ पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। फिर प्लैटिहेल्मिन्थिस, एस्केलमेंथिस को एक साथ याद करना, फिर एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का को एक साथ याद करना, फिर उसके बाद ये 3 को आपको एक साथ याद करना है ना। बोलो मेरे साथ साथ, पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। प्लैटिहेल्मिन्थिस, एस्केलमेंथिस। प्लैटिहेल्मिन्थिस, एस्केलमेंथिस। प्लैटिहेल्मिन्थिस, एस्केलमेंथिस। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। क्लियर? इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। क्लियर? इसको एकदम फ्लो में याद कर लेना एक साथ में, पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटिहेल्मिन्थिस, एस्केलमेंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। हम इस चीज को तुम लोग को ये अभी फिर से यहाँ पे इसलिए पढ़ा है क्योंकि हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर?
कॉर्डेटा के ऊपर, है ना। ये जो तुम्हारा कॉर्डेटा है ये भी अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई हो जाता है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, है ना। ये भी 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक क्या है भाई, यूरोकॉर्डेटा, एक होता है तुम्हारा सिफेलोकॉर्डेटा और एक होता है तुम्हारा वर्टिब्रेटा। और हम लोग किस में आते हैं पता है, और हम लोग आते हैं इस वर्टिब्रेटा में। वर्टिब्रेटा का मतलब क्या होता है, उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग वर्टिब्रेटा में रखेंगे जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम होगा। क्या होगा, जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम होगा। वर्टिब्रल कॉलम समझ में आता है ना, वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी, है ना। जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम होगा उसे हम लोग किस में रखेंगे, वर्टिब्रेटा में रखेंगे। समझ बात। तो देखो ह्यूमन क्या है, सबसे ज्यादा डेवलप है, तो जो सबसे ज्यादा डेवलप हो सबसे बाद में आया। अच्छा, इसका मतलब ये कि सबसे कम डेवलप कौन होगा, नहीं पूरे में पॉरीफेरा होगा, क्योंकि जो सबसे पहले आया वो कम डेवलप। समझ में आया बात। तो ये कहानी याद रहेगा, जो सबसे बाद में आया वो ज्यादा डेवलप और जो सबसे पहले आया वो कम डेवलप। मतलब पॉरीफेरा क्या होगा, सबसे कम डेवलप होगा, है ना। और कॉर्डेटा जो होगा वो सबसे ज्यादा डेवलप। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे डेवलपमेंट का लेवल बढ़ते जाएगा। क्लियर है ये बात, है ना, क्लियर है, याद रहेगा। अच्छा, पॉरीफेरा का एक एग्जांपल याद रखना, पॉरीफेरा एक एनिमल है ना, ये तो बात क्लियर है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल याद रखना, स्पॉन्ज, इसे हम लोग स्पॉन्ज भी कहते हैं। याद रखना क्योंकि यहीं पे जाके रिलेट किया था क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 को। ये तुम्हारा क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 है, 4 का पार्ट है, समझ आया बात। और क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 को यहीं पे जाके रिलेट किया था और क्वेश्चन बहुत अच्छा बनाया था, समझ आया। तो इसको याद रखना, पॉलीफेरा को हम लोग और क्या कहते हैं, स्पॉन्ज भी कहते हैं। क्लियर है, क्लियर रहेगा। तो ये याद कर लेना ना, पॉलीफेरा सिलेंटेड टर्टिनोफोरा, 3 करके आते हैं, पॉलीफेरा सिलेंटेड टर्टिनोफोरा, फिर प्लैटिहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, फिर याद करना एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, उसके बाद इकायोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। कॉर्डेटा को भी हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं यूरो, सिफेलो और वर्टिब्रेटा में। हम लोग किस में आते हैं भाई, वर्टिब्रेटा में। तो वर्टिब्रेटा में क्यों आते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है। क्लियर है। अच्छा, क्या हम कॉर्डेटा में आएंगे? अच्छा, कभी कॉर्डेटा को देखे हो, कॉर्डेटा को कभी देखे हो? अच्छा सुनो, ये नाम सुने होंगे, हर जगह नाम सुने होंगे, मैमल्स नाम सुने हो? मैमल्स, इस मैमल्स को कभी देखे हो? और कोई देखा है? तुम देखिए सानिया, देखिए मैं है मैमल्स को देखिए कभी? मैमल्स के अंदर जो ग्रुप है जानवर वही को देखा है। मैमल्स को देखिए हो कि नहीं, पहले बताओ। मैमल्स देखो, मैमल्स को कोई नहीं देख सकता, रीजन क्योंकि मैमल्स एक ग्रुप का नाम है, उसको हमने सिर्फ नाम दिया है। तो मैमल्स को आप कभी नहीं देख सकते, उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं आप उन्हें देख सकते हैं। नहीं ना, ह्यूमन मैमल्स, हम बोला मैमल्स को देखे हो नहीं, तो मैमल्स को हम लोग कभी नहीं देखेंगे, याद रखना। इस तरह का स्टेटमेंट बन सकता है। या फिर कॉर्डेटा को कभी हम लोग नहीं देखेंगे, वर्टिब्रेटा को भी कभी नहीं देखेंगे। जो ऑर्गेनिज्म आ रहा है हम उस ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, समझ गया बात। ये तो एक ग्रुप है जिसे हमने बनाया है, बनाया थोड़ी आया था यार, हमने ना बनाया, पहले थोड़ी था। तो इसको हमने तैयार किया और इसके अंदर जिसका मतलब मैमल्स है, तो मैमल्स का कुछ कैरेक्टर होता है। जैसे कि सबसे पहला कैरेक्टर कि उसमें मैमरी ग्लैंड होगा, है ना। क्या होगा, मैमरी ग्लैंड होगा। ग्लैंड ये सब क्या होता है, एक एक चीज बताएंगे, है ना। मैमरी ग्लैंड होता है, ये तो तुम लोग को पढ़ना है चैप्टर 3 में। फिर हाँ, पिन्ना होगा, एक्सटर्नल हेयर, समझ गया बात, बॉडी हेयर होगा। तो ये कुछ कैरेक्टर है, इनके बेस पे ये जो कैरेक्टर आपके मिलेंगे जिस ऑर्गेनिज्म का, है ना, उनको हम लोग उठा के किस में रख देंगे, मैमल्स में रख देंगे। ये सब कैरेक्टर हमसे मिल रहा है, ह्यूमन बींग से मिल रहा है। तो ये ह्यूमन बींग्स किस में रहता होगा, मैमल्स में, समझ गया बात। अच्छा, चमगादड़ देखियो, चमगादड़ नहीं देखियो, कोई बात नहीं। चमगादड़ जो होता है ना, बैट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बैट, वो भी तुम्हारा किस में रखा गया है, मैमल्स में। अच्छा, मतलब मैमल्स में रखा गया है तो उसका मतलब उसके पास मेमोरी ग्लैंड होगा, उसका मतलब उसमें पिन्ना होगा, है ना। पिन्ना, अरे एक्सटर्नल हेयर, उसके बॉडी हेयर होगा, समझ गया बात। तो ये बात क्लियर है, ये इससे समझ में आया, क्लियर हुआ ये चीज, कोई दिक्कत इसमें नहीं। इसको देखो, एनिमल का तो बात कर लिए, अब हम प्लांट को क्लासिफाई कर लेते हैं। तो क्लासिफाई करेंगे तो फिर इसमें भी ग्रुप बनने लगेगा, लेकिन अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, फिर एनिमल किंगडम में चल जाएंगे। अब देखो, प्लांट को हम लोग फिर फर्दर 5 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 1 4 5। सबसे पहले क्या होता है भाई, एल्गी। उसके बाद क्या आता है, ब्रायोफाइट। फिर तुम्हारा क्या आता है, टेरिडोफाइट।
देखो याद हो रहा नहीं हो रहा उससे कोई मतलब नहीं है, बस चुपचाप सुनते जाओ। इसका इस्तेमाल जब होगा ना तब तुमको समझ में आएगा। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। अभी सिर्फ और सिर्फ तुम रूबरू हो रहे हो चीजों से, है ना। जिम्नोस्पर्म और एक क्या होता है, एंजियोस्पर्म। अब मेरी बात को समझना, है ना। बताओ सबसे कम डेवलप कौन होगा, क्योंकि जो पहले आया वो कम डेवलप। अच्छा उससे ज्यादा डेवलप बड़ा है, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा डेवलप क्या होगा, एंजियोस्पर्म। एक मेरे बात को कहते हैं, इसी एंजियोस्पर्म को हम लोग कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट। कौन सा प्लांट कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट। क्यों कहते हैं सर फ्लावरिंग प्लांट, वैसे प्लांट जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हो। क्या बोला हमने, वैसे प्लांट जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे बाबू, फ्लावरिंग प्लांट कहेंगे। और वो कौन सा होता है हमारे पास, एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म का ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंजियोस्पर्म का ही क्या पढ़ेंगे हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे सर, चैप्टर नंबर 2 में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे कब, चैप्टर नंबर 2 में। क्लियर। हाँ, तो ये बात समझ में आया कि सबसे ज्यादा कौन डेवलप है भाई, एंजियोस्पर्म डेवलप है ना। एल्गी सबसे कम डेवलप। अच्छा ब्रायोफाइट को याद रखना, इसको हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। मतलब क्या हुआ सर इसका मतलब, एम्फीबिया का मतलब याद है, एम्फीबिया का मतलब किसको किसको याद है बताओ। हम लोग क्या कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। एम्फीबिया का मतलब क्या होता है पता है, वैसे ऑर्गेनिज्म जो जमीन पे भी रहना जानते हो और पानी पे भी रहना जानते हो, है ना। पानी में भी रहना जानते हो, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, एम्फीबियंस कहते हैं। समझ गए बात। जैसे कि तुम्हारा एक एनिमल है, नाम है फ्रॉग, वो तुम्हारा जमीन पे भी रहता है और पानी में भी, मतलब कि वो भी क्या होगा, एम्फीबिया होगा, है ना। वो भी क्या होगा, एम्फीबिया। तो ब्रायोफाइट को याद रखना, क्या कहते हैं हम लोग, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। अच्छा एक बात और हम लोग प्लांट किंगडम में पढ़े थे, अगर याद हो तो, एल्गी और ब्रायोफाइट, ये दोनों का जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, याद है। और हैप्लॉइड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इन से। और बाकी तुम्हारा जो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। मेन प्लांट बॉडी इसका कैसा होता है, डिप्लॉयड। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, 2n से। अगर तुमको हैप्लॉइड डिप्लॉयड नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगे, समझ में आया? देखो हैप्लॉइड क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर का खेल है, बताएंगे तुमको, है ना, जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। तो ये समझो कि एल्गी और ब्रायोफाइट का जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। और उसके बाद आपका जो पेरिडो जिम्नो और एंजियो है वो कैसा होता है, डिप्लॉइड। हैप्लॉइड को हम लोग एन से डिनोट करते हैं और डिप्लॉइड को 2n से डिनोट करते हैं। हम लोग अपने 12th में क्या पढ़ने वाले, एंजियोस्पर्म को पढ़ने वाले। एंजियोस्पर्म को हम लोग फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं क्योंकि ये फ्लावर प्रोड्यूस करता है। और इसका हम लोग क्या पढ़ने वाले, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले, जो कि कब पढ़ेंगे भाई, चैप्टर नंबर 2 में। क्लियर है ये सब बात। अब उतारो हायरार्की। हायरार्की क्या होता है, लिखो, किसी चीज का बढ़ता या घटता हुआ ऑर्डर। जैसे लिख बोल रहे वैसे ही लिखो, हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखो, मेरे बात को समझो। क्योंकि जब तुम कॉपी देखोगे तो एक बार में बात समझ में आएगा। हम इसका इंग्लिश भी लिखाएंगे लेकिन पहले हिंदी में लिखो। किसी चीज का घटता या बढ़ता हुआ ऑर्डर, किसी चीज का घटता या बढ़ता हुआ ऑर्डर, या इसे उल्टा भी लिख सकते हो, बढ़ता बढ़ता या घटता हुआ ऑर्डर। हो गया। लिखो दूसरा पॉइंट, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड हायरार्की। अच्छे से लिख देते हैं, ऑर्डर ऑफ एनी थिंग्स इज कॉल्ड हायरार्की। हो गया। हो गया। अब हमको बताना देख के कि ये हायरार्की है कि नहीं है, बताओ।
है हायरार्की है, पक्का सोच लो पहले। हाँ है। अच्छा इसे बताओ, हायरार्की है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया भाई, 2 आ गया। अच्छा इसे बताओ, बताओ हायरार्की है। मतलब कि ये भी सही था, ये भी सही था, ये गलत है। समझ में आया बात? तो हायरार्की पहचान लोगे अब देख के। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड हायरार्की। किसी भी चीज का घटता या बढ़ता क्रम क्या कहलाता है आपका, हायरार्की कहलाता है। क्लियर? अब बात को समझना मेरे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों मिलकर आपका बनाता है क्या, ये तीनों मिलकर आपका बनाता है एटम। मालूम होगा? नहीं मालूम है तो अभी जान लीजिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों मिलकर आपका क्या बनाता है, एटम बनाता है। अच्छा, एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, बीच, यानी सेंटर में, और इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व करते रहता है। समझ में आया बात? चलो, अब एटम कौन कौन सा हो सकता है सर? कार्बन आइटम भी हो सकता है, हाइड्रोजन आइटम भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, और नाइट्रोजन आइटम भी आपका हो सकता है। जब ये एटम्स मिलते हैं तब तैयार होता है आपका मॉलिक्यूल्स। क्या तैयार होता है भाई, मॉलिक्यूल्स। जब क्या मिलते हैं, ये एटम्स मिलते हैं, तब आपका क्या तैयार होता है, मॉलिक्यूल्स तैयार होता है। बात को समझ में आ रहा है? जब ये एटम्स मिलते हैं तो क्या तैयार होता है, मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम को मिलाकर एक मॉलिक्यूल तैयार करते हैं, जिसे हम लोग वाटर या जल कहते हैं। क्लियर है ना? या फिर हम लोग यहाँ पे CO2 भी तैयार कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, ये तुम्हारा कहलाएगा मॉलिक्यूल्स। क्लियर है ये बात? क्लियर? अब जब कई सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ मिलते हैं, मेरे बात को गौर से सुनना, जब कई सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ मिलते हैं तब तैयार करते हैं सेल ऑर्गेनेल। क्या तैयार करते हैं, सेल ऑर्गेनेल तैयार करते हैं ना। क्या तैयार करते हैं, सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल अगर नहीं पता है तो सब्र रखिएगा, बताएंगे। सेल ऑर्गेनेल वो स्ट्रक्चर होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। समझिए बात? अब देखो क्या है भाई, सेल ऑर्गेनेल तुम्हारा कौन कौन सा हो सकता है। नाम सुने हो माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया का, ये एक तरह का आपका क्या है, सेल ऑर्गेनेल। अच्छा, प्लांट में अगर हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट का नाम सुने हो, ये भी क्या है, सेल ऑर्गेनेल है। अच्छा, उसके बाद तुम गोल्जी बॉडी का नाम सुने हो, ये भी क्या है तुम्हारा, सेल ऑर्गेनेल है। तो इसी तरह तुम्हारा कई सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं। जब कई सारे सेल ऑर्गेनेल मिलते हैं तब तुम्हारा तैयार होता है, तब तुम्हारा क्या तैयार होता है, कई सारे सेल ऑर्गेनेल। और साथ ही साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन याद रखना। क्या याद रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बगैर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कोई भी सेल तैयार नहीं होगा, याद रखना मेरे बात, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट को क्या करता है, सेपरेट करता है। ये सब सेल चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सेल ऑर्गेनेल जब मिलते हैं तब हमारे पास क्या तैयार हो गया बाबू, सेल तैयार हो गया। क्या तैयार हुआ, सेल। अब जब कई सारे सेल मिलते हैं तो आप लोगों को बताए थे, तो क्या बनता है भाई, जब कई सारे सेल मिलते हैं तब बनाते हैं टिश्यू। क्या बनाते हैं भाई, टिश्यू बनाते हैं ना। कई सारे सेल मिलके क्या बना देते हैं, आपके टिश्यू तैयार कर देते हैं। अच्छा, टिश्यू का डेफिनेशन कौन बताएगा भाई, टिश्यू का डेफिनेशन कौन बनाएगा? नहीं पता, बहुत सारे सेल से मिलके बनते हैं। आधा है डेफिनेशन। देखो, ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू का डेफिनेशन याद रखना, काम देगा। ग्रुप ऑफ सेल which has common origin, जिसका origin क्या हो, common हो, and function and specific function and perform, ग्रामर पे मत जाना, काम को समझना, and perform specific function, मतलब को समझना। सेल का वो ग्रुप जिसका ओरिजिन क्या हो, कॉमन हो। समझना बात? सेल का वो ग्रुप जिसका ओरिजिन कॉमन हो और किसी एक फंक्शन को करता हो, है ना, किसी एक खास फंक्शन को करता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, टिश्यू कहते हैं। क्लियर है ये बात? अब जब कई सारे टिश्यू मिलते हैं, अब जब कई सारे टिश्यू मिलते हैं तब तुम, जब कई सारे टिश्यू मिलते हैं तब क्या तैयार होता है, ऑर्गन। जैसे कि बताओ, ऑर्गन का कुछ ऑर्गन का नाम बताओ। जैसे कि हार्ट, लीवर, और बताओ, किडनी,
एटसेट्रा, बहुत सारे ऑर्गन है ना, समझ गए बात। अच्छा, अब जब कई सारे ऑर्गन मिलते हैं, ये सब पढ़ चुके होगे, जब कई सारे ऑर्गन मिलते हैं तो क्या तैयार होता है, ऑर्गन सिस्टम। कौन बच्चा बताएगा कि प्लांट में ऑर्गन सिस्टम होता है कि नहीं होता है, प्लांट में ऑर्गन सिस्टम होता है कि नहीं होता है। याद रखना मेरे इस बात को कि प्लांट में जो ऑर्गन सिस्टम है वो क्या होता है भाई, एब्सेंट होता है ना। प्लांट में ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, एब्सेंट होता है, क्लियर। एनिमल के अंदर प्रेजेंट होता है, एनिमल में प्रेजेंट होता है। अच्छा, ऑर्गन सिस्टम में क्या क्या ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि तुम्हारा एक हो सकता है, और क्या ले सकते हैं भाई, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, ये सब क्या है भाई, ये सब आपके, ये सब क्या है, सिस्टम है ना। और सिस्टम का डेफिनेशन क्या होता है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लियर है। जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम। और उसमें से अगर किसी एक चीज को हटा दे तो सिस्टम अफेक्ट होगा, क्लियर। ये डेफिनेशन हम लोग सिस्टम का पिछले क्लास में पढ़े थे। तो ऑर्गन सिस्टम जो है वो प्लांट में एब्सेंट होता है लेकिन एनिमल में प्रेजेंट होता है। कौन कौन सा हो सकता है, डाइजेस्टिव हो सकता है, रिप्रोडक्टिव हो सकता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो सकता है, समझ बात। और भी कई सारा सिस्टम होता है, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है, खाना को पचाना, है ना। अगर यहाँ पे रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें तो एनर्जी पैदा करना, ऊर्जा बनाना, समझ गए बात। एक्सक्रीटरी सिस्टम का वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, सर्कुलेटरी सिस्टम का ब्लड को पूरे बॉडी में दौड़ाना, समझ गए बात। तो सबका अलग अलग काम होता है। अच्छा, तुम एक सिस्टम का तुम याद रखना, तुमको किसका याद रखना भाई, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को तुमको याद रखना। क्यों याद रखना है, क्योंकि ये तुमको पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, समझ गए बात। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या होता है भाई, अपने जैसा एक नए संतान को जन्म जन्म देना, है ना। तो यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं हम क्या, बच्चा पैदा करना, है ना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम होता है, क्लियर, कोई दिक्कत, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ऑर्गन सिस्टम हो गया। अब ऐसे कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर फाइनली तुम्हारे तैयार करते हैं एक ऑर्गेनिज्म को। किसको तैयार करते हैं, ऑर्गेनिज्म को। अब ये ऑर्गेनिज्म तुम्हारा दो तरह का होता है, एक होता है यूनिसेल्यूलर, एक होता है मल्टीसेल्यूलर। क्या यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ये सब देखने को मिलेगा, नहीं, क्योंकि वो एक सेल का है। तो उसमें तो पहली बात टिश्यू ही नहीं बनेगा, क्योंकि टिश्यू का डेफिनेशन हमको मालूम है, ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल हो जाएगा तो फिर ऑर्गेनिज्म कैसा हो जाएगा, मल्टीसेल्यूलर। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ये सब देखने को नहीं मिलेगा। बात समझ में आया, ये एकदम क्लियर है। चलो छाप लो, इसको नोट करके लिखना। देखो, प्रॉपर्टी ऑफ थिंग्स एट हायर हायरार्की property of things at higher hierarchy does not depend on hierarchy does not depend on property of things at higher hierarchy does not depend on property of its constituent on property of its constituent its constituent constituent का स्पेलिंग लिख दे, हो गया, देखिए कंस्टिट्यूएंट, प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट, बट डिपेंड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट्स, डिपेंड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट्स। अब मेरे बात को एक बार और अच्छे से समझना, कंस्टिट्यूएंट इंटरेक्शन कैसे पे लेंगे, INTE, सही है नहीं, इंटरेक्शन, हो गया। तो अब मेरे बात को समझना, हमने क्या लिखा कि जो प्रॉपर्टी होगा, अरे व्हाट, इंटरेक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट, अब देखो बात ये निकल के आया कि जो प्रॉपर्टी जो चीज तुम्हारा हायर हायरार्की पे रखा हुआ है, देखो ये तुम्हारा लोअर हायरार्की, जैसे जैसे बढ़ रहे हो हायरार्की बढ़ रहा है ना, तो जो चीज तुम्हारा हायर हायरार्की पे रखा हुआ है उसका प्रॉपर्टी तुम्हारी लोअर हायरार्की से नहीं मिलेगा, समझ गए बात।
जो प्रॉपर्टी इसका है वो प्रॉपर्टी इसका नहीं होगा। समझ गए बात? वो किससे मिलेगा भाई? वो इनके बीच में जो इंटरेक्शन हुआ ना उसके ऊपर डिपेंड करेगा। समझ गए बात? जैसे मान लो मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी है, जैसे वाटर का प्रॉपर्टी है पानी आग को बुझाना, है ना? वाटर का प्रॉपर्टी क्या है? आग को बुझाना। लेकिन क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी है आग को बुझाना? तो जो मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी है वो एटम के प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। या फिर तुम ऐसे ही बोल सकते हो जो सेल ऑर्गेनल का प्रॉपर्टी है वो मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं कर सकता। या फिर जो सेल का प्रॉपर्टी है वो सेल ऑर्गेनल पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे कि सेल का प्रॉपर्टी क्या है? सेल का प्रॉपर्टी है जो भी चीज है भाई उसमें केमिकल रिएक्शन चलाना और भी कई सारी चीज। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की अगर प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो तुमको अलग चीज दिखेगा, जैसे कि एनर्जी बनाना, है ना? फिर क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस करना। बात समझ में आ रहा? तो इसका जो प्रॉपर्टी है वो इसके प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड किस चीज पे करेगा कि ये जो हमारे पास ऑर्गेनेल है, ये जो हमारे पास ऑर्गेनेल है ये मिल के आपस में काम कैसे कर रहे हैं, इनके बीच का इंटरेक्शन क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया? इसके ऊपर डिपेंड करेगा। आपका सेल ऑर्गेनेल का जो प्रॉपर्टी है वो मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं करेगा, या फिर सेल का प्रॉपर्टी सेल ऑर्गेनेल पे डिपेंड नहीं करेगा। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि जो सेल है उसका प्रॉपर्टी तुम्हारा टिश्यू से डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन जो तुम्हारा इनके बीच में इंटरेक्शन हुआ है, मतलब जो सेल के बीच में कई सारे सेल यहाँ आए ना, तो सेल के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ उसके ऊपर डिपेंड करेगा। समझे बात? इंटरेक्शन का मतलब होता है अट्रैक्शन प्लस रिपल्सन। उनके बीच में क्या अट्रैक्शन हुआ क्या रिपल्सन हुआ उसके बेस के ऊपर डिपेंड करेगा। ये बात क्लियर हुआ? क्लियर है एकदम? सही में कोई दिक्कत नहीं? एक बार और अच्छे से समझो क्योंकि इस बात को समझना है। यहाँ पे से समझो, जैसे ऑर्गन हायर हायरार्की पे टिश्यू उससे लोअर हायरार्की पे। हायरार्की का मतलब बढ़ता या घटता क्रम किसी भी चीज का। तो तुम्हारा जो ऑर्गन हायर हायरार्की पे है इसका जो प्रॉपर्टी है इसके प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन इन टिश्यू के बीच में, ये एक टिश्यू हुआ, ऐसे कई सारे टिश्यू हो गए, तो इन टिश्यू के बीच में क्या इंटरेक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब बात समझ में आया? क्लियर हो गया? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी